लोकसभा चुनाव है तो सीधी बात निकल के आई कि एमपी ऐसा चाहिए जो एक्सेसिबल हो, जो अप्रोचेबल हो, जिससे जनता मिल सके, जनता जाके काम करा सके। ऐसा ना हो कि उसको टाइम दिया जा रहा है कि कल आना और परसों आना, नहीं अभी एमपी साहब यहाँ नहीं है, तो वो एमपी मेरे ख्याल से इलाके के लिए नहीं हो सकता। ऐसा एमपी चाहिए जो चारों कार्यकर्ता को बीच में ना रहे, खाली एक झुंड के अंदर बैठ करके एक झुंड का नेता ना हो, वो जन मानस का नेता हो। तो ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आई कि एक कार्यकर्ता को इतना जूझना पड़ता है, फिर भी संगठन उसे दरकिनार करता है, ये किस लिए? क्या ये ऐसा करता है कि कहीं वो इलाके में इतना बड़ा नेता ना बन जाए कि कल को टिकट मांगने लगे? ये सच बात है ना बिल्कुल। आप लोग संगठन में बैठते हैं, आप इनका टिकट का फिर बहिष्कार क्यों नहीं करते आप लोग? नहीं, हम लोग अपनी सेवा करते हैं और उसके बाद में कार्यकर्ताओं को पूछता नहीं है। अभी क्यों? मेरी बात समझ में आता कि जो एमएलए है वो अपने क्षेत्र में काम करने के लिए है या दिल्ली से बाहर रहने के लिए है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं देश में लोकसभा चुनाव की जो है सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। ऐसे में सभी लोग चाहते हैं कि जो प्रीवियस एमपी है वो भी चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, कुछ नए लोग हैं वो भी चाहते हैं कि वो भी चुनाव लड़ें। और चाहे भी क्यों ना, ये देश लोकतंत्र है, देश में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। तो थोड़ी सी चर्चा करने के लिए मैं एक कार्यकर्ता की बात कहे या लोकल लीडर की बात करें आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस प्रदेश कार्यकारिणी के सामने रखना चाहता हूँ जो कि एक कार्यकर्ता की बात सुने। मुझे बात कर कर आज इनसे ऐसा लगा कि इनके मन में कुछ है जो आप लोगों के सामने आना चाहिए। ऐसा हो जाता है कि कभी कभी लोग एमएलए बन जाते हैं, लोग एमपी बन जाते हैं, लेकिन लोकल लेवल पे जो इनके संगठन के लोग होते हैं उनकी बात सुनना बंद कर देते हैं। तो हमें आगे आना पड़ता है कि इनकी बात हम आप तक पहुंचाएं। मेरे साथ खिमसन शर्मा जी हैं, आपको बता दें ये भजनपुरा में इनका निवास है और भाजपा के बहुत सक्रिय वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और ये पूर्व पार्षद प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो थोड़ी सी इनकी एक चर्चा आप सुनिएगा ज़रूर, एक कार्यकर्ता क्या कहना चाहता है आखिरकार, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, बहुत समय से भाजपा को देखते आ रहे हैं, बहुत समय से भाजपा को समझते आ रहे हैं। तो मैं इनसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर आखिरकार ये किसको देखते हैं। शर्मा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, बड़े साल बाद मुलाकात हो रही है आपसे। नमस्कार बंधु जी। मेरा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, बागेश्वर धाम की कथा चल रही है, तो कैसे आप देखते हैं इस कथा को? क्या ये कथा सच में ही हनुमान जी के लिए की जा रही है या एक तरह से लोगों को लुभाने के लिए, भीड़ दिखाने के लिए की जा रही है? स्पष्ट सा सवाल। देखो, जहाँ तक इसकी कार्यक्रम की बात है, जनमानस में एक बागेश्वर धाम का एक अलग स्थान है। सब लोग इसको बड़े उच्च मन से मानते हैं और हृदय से मानते हैं। ये हृदय को स्वीकार्य है और जनता आज जो कहना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि हिंदुत्व में कुछ कमियां या कुछ संगठन नहीं हो पा रहा था, वो एक साथ जुड़ता नज़र आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अप्रिय घटनाएं होती हैं और वो समाज को साथ जोड़ने के लिए सबको संगठित होना भी जरूरी है। तो ये शर्मा जी, संगठन तो ठीक है, संगठित तो कर रहे हैं, लेकिन मनोज तिवारी 2 बार से एमपी रहे हैं, तो उन्होंने अभी से पहले संगठित क्यों नहीं किया? अब तो मेरे ख्याल से टेंटेटिव डेट भी 16 अप्रैल दे दी गई है, उस समय पे लोगों को संगठित करना। तो ये मनोज तिवारी की भीड़ है, बाबा बागेश्वर धाम की भीड़ है? आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप भी गए थे कल वहाँ? ऐसा है, जहाँ तक आप इनके दो बातों को एक साथ क्लबिंग मत कीजिए, क्योंकि ये हमारा जन हृदय का जो जन आधार है वो अलग अलग चीज़ है और राजनीतिकरण वो अलग चीज़ है। ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है कि मनोज तिवारी जी इसमें सक्रिय पार्ट ले रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन जो भीड़ जो है आप कहें खाली मनोज तिवारी बजा रही है, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मनोज तिवारी ने भीड़ जुटाने के लिए कथा का आयोजन किया, मैं कुछ नहीं कह रहा। नहीं, आपका कहने का अभिप्राय तो यही है कि ये राजनीतिकरण, जी ठीक है, राजनीतिक लाभ उठाते हैं लोग, जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मनोज तिवारी के कहने पर या मनोज तिवारी के लिए ही ये इकट्ठी भीड़ हुई है। ये जो सनातन धर्मी जो हैं उनका जो जुड़ाव है वो बागेश्वर धाम से जुड़ाव है और उसी लिए ये कार्ड जो भीड़ आप देख रहे हैं ये उसी की है विशेष तौर पर। यही मेरा पॉइंट है कि मनोज तिवारी को लग रहा होगा शायद बागेश्वर धाम की कथा हो जाए, जैसे गौतम गंभीर ने किया कि बागेश्वर धाम की कथा हो जाए तो लोग हमारे समर्थन में आ जाएंगे, हिंदुत्व वोट बैंक को एक तरह से एकत्रित कर दिया जाएगा, संगठनात्मक तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि देखिए भाजपा पे ये बड़े आरोप लगते हैं कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, क्या आपको नहीं लगता कि इस समय पर कथा कराने से मनोज तिवारी पे ये प्रश्न जरूर खड़े होंगे और उनको सामना इसका करना पड़ेगा? और मेरे जैसे व्यक्ति के सामने अगर वो कहीं इंटरव्यू देंगे तो मैं उनसे डायरेक्टली ये सवाल पूछूंगा कि आपका जन आधार क्या है, अगर देना चाहते हैं तो नीचे नंबरों पे कॉल भी करें। तो बताएं, ये क्या ये सही है, आपको लग रहा है? देखो, जो आपने दोनों बातों को क्लबिंग कर दिया है,
बड़े चतुराई से आप ये बात कर रहे हैं। जाति धर्म जो है एक अलग चीज़ है। फिर मैं राजनीति दोबारा कहूँगा, जो मेरा इसी विचार पर रहेगा कि धर्म एक अलग चीज़ है और राजनीतिक अलग चीज़ है। ये दो अलग अलग पहलू। ठीक है, राजनीतिक लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपना कोशिश वो सोचते हैं कि मेरा जनाधार इससे जुड़ेगा। ठीक है, वो कोई अपने को उनका अपना मंतव्य अलग है। पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बोले सर्व कथा करा रहे हैं। मतलब पार्टिसिपेट करने का मतलब ये है कि वो एक प्रमुख मुख्य मुद्दा बन करके जी, मुख्य रूप से वो कार्यक्रम में सक्रिय हैं। जी, लेकिन खाली वही सक्रिय है ऐसा नहीं है, और सभी कार्यकर्ता उसी के अंदर जुड़े हुए हैं। जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, हर तरह के जितने भी वहाँ योजनाएं हैं, चाहे वो सफाई संबंधी हो, चाहे वहाँ बैठने की संबंधी व्यवस्था के लिए हो, या सिक्योरिटी संबंधी हो, या खान भोजन व्यवस्था, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे क्लबिंग है। वो सब लोग अलग अलग कार्यकर्ता अपने अपने बलबूते पे काम कर रहे हैं। वो तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, वो तो सारी चीज़ें ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कथा हो रही है, हिंदू एक हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ऑन कैमरा हम कह भी सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि स्पष्ट है अब तो चीज़ें। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2024 में अब जो इलेक्शन, अब लोकसभा इलेक्शन आएंगे, तो मनोज तिवारी कैंडिडेट होंगे। आपको लग रहा है कि ये तो, वैसे तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से ये सवाल पूछना चाहिए कि आपको ज़मीनी राजनीति देख के क्या लग रहा है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये बात आप जो पूछ रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं मुझसे संबंध आता है और जनमानस से संबंध आता है। वास्तव में जो ये नेता हैं, ये सिर्फ चुनावी नेता होते हैं। जब चुनाव हुआ तो ये बरसाती मंडी की तरफ बाहर आ गए, और फिर उसके बाद में 4 साल के लिए सुप्त हो जाते हैं कि उन्हें उसको जन आधार से कोई मतलब नहीं है। अपने चाहने वालों के यहाँ कार्यक्रम में जाते हैं और वहाँ से वापस लौट आते हैं। क्षेत्र में कोई आज तक इनकी कोई सक्रियता नहीं है। तो मनोज तिवारी की क्षेत्र में सक्रियता नहीं है, फिर भी वो चुनाव लड़ने की सपने देख रहे हैं। आपको जब कोई चुनाव व्यक्तिगत नहीं है, मैं पहली बात आपको बता दूं, ये चुनाव जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी चुनाव है। मुख्य रूप से जो है ये चुनाव खासतौर पर मोदी के लिए लड़ा जाता है, और मोदी के कहने पर आपने एक बात कही कि वो सक्रिय नहीं है, वो जब चुनाव आता है ये सब चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल अपने दिल की कहीं कुंठा तो नहीं है कि केसी शर्मा जी, खेमचंद जी कुंठा निकाल रहे हैं क्योंकि भाजपा में उनको ज़्यादा वजन नहीं दिया जाता, ऐसा तो नहीं है? लेकिन ये सच बात है, बिल्कुल सच बताइएगा। मैं हकीकत आपको बताता हूँ। अब मैं एक जगह नहीं, मैं 10 जगह बताता हूँ। इनसे खुद पूछ लीजिए, आप जाकर सवाल पूछिए कि आप भजनपुरी में कितनी बार राउंड किया है, या इस क्षेत्र में, यमुना बिहार क्षेत्र में सिर्फ 2 जगह गए, 3 जगह गए, आप चौथी जगह कहाँ बैठे हैं? इनसे आप स्वयं पूछिए। आप तो इसको जा सकते हैं, आप स्वयं पूछिए कि कौन कौन से स्थान बैठे। इनकी गिनती की जगह है, बुराड़ी में जाएंगे तो बुराड़ी में एक जगह है। अरे मैं नहीं जा सकता, आजकल जो सवाल पूछ लेता है उसे लोग विरोधी मान लेते हैं, गेट बंद कर लेते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, आप लोग संगठन में बैठते हैं, आप इनका टिकट का फिर बहिष्कार क्यों नहीं करते आप लोग? नहीं, ये वही बड़ी बात है कि हम लोगों के पास में वो ताकत नहीं है। समझे, कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता सेवक हो गया। हम लोग अपनी सेवा करते हैं और उसके बाद में कार्यकर्ताओं को पूछता नहीं है। अभी मैं देख रहा था आपकी गली इतनी गंदी हालत में पड़ी है, उसमें सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं। आप किसी से बात भी कर रहे थे, शायद विधायक प्रतिनिधि से बात कर रहे थे, तो उसमें वो कह रहे हैं कि मैं करा दूंगा, कल करा दूंगा। वो क्या मामला था? लगभग 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं। विधायक से भी, काउंसलर से भी, विधायक अजय मावर जी से भी, के पीए से भी बात हो रही है। लगातार कम से कम 10-8 बार तो मैं खुद टेलीफोनिक बात कर चुका हूँ। 19-16 में भी कंप्लेंट कर चुका हूँ 2 बार। ये जितने सीवर वो बैक फ्लो कर रहे हैं, घरों के अंदर पानी बैक फ्लो मार करके घरों के अंदर सीवर का पानी बाहर निकल रहा है। इस बारे में रोज सिर्फ यही बातें आती हैं कि हमारे पास लेबर नहीं है, ये हमारे उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। या भाई, इसकी समस्या जनता के लिए समस्या तोड़ना है। ये विधायक किस लिए है? हमने विधायक को चुन के इसलिए भेजा कि इन कामों को स्वयं निपटाए अपने। अगर हमने लड़ना है इस बात पे तो स्वयं हम लड़ लेंगे। अच्छा, आप जैसे लोकल लेवल पे कार्यकर्ता काम करता है, दर्शकों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अभी तो एमपी के लेवल की बात चल रही थी। एक भाजपा का लोकल नेता जो ज़मीनी स्तर पे अपने वार्ड में काम करता है, और अगर उसके काम ना हो तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए भी एक रेपुटेशन का सवाल खड़ा कर देता है, क्योंकि लोग उसको ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि यार ये तो विधायक के साथ रहता है, और ये विधायक के साथ रहता है तो ये तो मेरा काम करा देगा। लेकिन जब आप किसी की पेंशन बनवाने जाएँ, किसी की सड़क बनवाने जाएँ, और अब मैं तो आपकी ही बात कर रहा हूँ, आपका ही नहीं बन रहा तो दूसरों का तो जब बनेगा, तो वो सब चीज़ें जब नहीं होती है ना, तो ऐसा लगता है कि यार ये हम काम क्यों कर रहे हैं। और कार्यकर्ता को सैलरी थोड़ी मिल रही है सरकार से, या सैलरी संगठन से थोड़ी मिल रही है वो इस काम को करने के लिए। तो ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आई कि एक कार्यकर्ता को इतना जूझना पड़ता है, फिर भी संगठन उसे दरकिनार करता है। ये किस लिए? क्या ये ऐसा करता है कि कहीं वो इलाके में इतना बड़ा नेता ना बन जाए कि कल को टिकट मांगने लगे? ये सच बात है ना? बिल्कुल। देखो, जहाँ तक बात है,
कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता ही है। जी सारे ये भी हर व्यक्ति जानता है, जब बूथ की बात करते हैं, जब बूथ लेवल कार्यकर्ता ही काम करता है, तभी तो आगे संगठन कार्य करता है। जी जब जब इलेक्शन आते हैं तो उनको बूथ लेवल याद आता है, और इलेक्शन होने के बाद में बूथ के कार्यकर्ता को पूछता भी नहीं है जी जी कहाँ गया, किस कोने में जाके बैठ गया, जी जी कोई नहीं पूछता जा करके। कोई नहीं पूछता। जब इनसे बात करो, बैठकों में बड़ी बड़ी बातें होंगी कि कार्यकर्ता के साथ में ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है एक्चुअल में। होता नहीं है। गली नंबर 16 की 15 दिन हो गए, 16 दिन हो गए बैक फ्लो मारते हुए। जी गली नंबर 8C के अंदर जो है 2 ढक्कन टूटे पड़े हैं, उसकी कंप्लेंट करे हुए भी आज लगभग 10 दिन हो चुके हैं। जी इसका भी ढक्कन टूटा है, इससे आगे भी बैक फ्लो मार रहा है। जी हर एक के मैंने कंप्लेंट, यहाँ तक मेरा फोटो भी है, जी जी जो लोग गिर जाते हैं इसके अंदर, कितने लोगों की गाड़ियाँ टूटी हैं इसके अंदर। जी जी उन्होंने, मैं खुद भी हूँ, क्यों मैं सुबह गया ठीक ठाक था, शाम को गली बैठा पाया तो मेरी खुद गाड़ी का वो टूट गया। जी जी। तो ऐसा क्या क्या रीज़न होता है कि विधायक नहीं सुन रहे? अजय महावर है ना यहाँ तो, क्या क्यों नहीं सुनते? ये हकीकत बात तो ये है कि ज़्यादातर तो कहते हैं जब भी आप बात करो कि जी वो तो दिल्ली से बाहर है। क्यों? मेरी बात समझ नहीं आता कि जो MLA है वो अपने क्षेत्र में काम करने के लिए है या दिल्ली से बाहर रहने के लिए। जी अभी मेरी चर्चा हुई, मैंने बात की क्या वो दिल्ली से बाहर 16 तारीख को आई। भाई दिल्ली, इसके बीच में कौन काम करेगा उसको? जी 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 अगर पीछे कोई आदमी है तो वो काम संभाले इसको। जी जी जी। अब हम अच्छा, थोड़ा एक बात दिल से बताइए, इंटरव्यू थोड़ा लंबा होगा लेकिन आज आप बात करेंगे। एक बार दिल से बताइए, क्या आपकी बात पर मैं आपसे कहूँ कि मेरी पेंशन बनवानी है, आप बनवा पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने कम से कम 8 लोगों की पेंशन के लिए अप्लाई किया है। पिछले नवंबर में अप्लाई किया था, जी 1 साल पूरा होकर के दूसरा महीने से शुरुआत। देखिए, ना तो कार्यकर्ता पेंशन बनवा पा रहा है, ना कार्यकर्ता बिजली के बिल किसी के कम करवा पा रहा है, ना कार्यकर्ता किसी का एडमिशन तो एक तरह से ये ऐसा काम हो गया कि प्राइम मिनिस्टर से मिलना करवा पा रहा है। स्कूल वाले डरते ही नहीं है क्योंकि उनको पता है कि हम कैसे काम करते हैं। ना स्कूल वालों के फायर NOC है, घरों में स्कूल चला रखे हैं लोगों ने, और इसके बारे में लोग बोलने से भी डरते हैं, है ना। तो ना तो वो एडमिशन करा पा रहा है, ना तो कार्यकर्ता की कैसे एक वोट बैंक क्रिएट होगा। और ये शीर्ष नेता पता नहीं, ये देखता नहीं क्यों नहीं है, मुझे समझ नहीं आता। आंखें बंद कर लेते हैं सब सीट पे बैठने के बाद, ऐसा है। देखो, कथाएं करा रहे हैं वहाँ पे खड़े होके कथाएं, और कथाओं में से ही 100 आदमी ऐसे निकल जाएंगे जिसके एडमिशन नहीं हुए। ये बताएं अजय, ये लपेटने वाली बात हो गई। देखो जहाँ तक है, ये देखो एडमिशन वाली बात तो एक निजी बातें हो गई जी लेकिन मैं चलो उस बात को अलग दरकिनार करता हूँ कि एडमिशन चलो नहीं, कोई कई बार होता है, कई बार नहीं हो पाता, तो जी वो एक अलग चीज़ होगी। जी। लेकिन जो उसका काम है, अरे अलग चीज़ कैसे हो गई भाई? इलाके में केजरीवाल पार्टी क्यों आई? आप देखिए, उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट दिया एक जनता को। डायरेक्ट बेनिफिट का मतलब बिजली पानी के बेनिफिट, लाभ फ्री दिए उन्होंने। लोगों की जेब में ऐसा एक इकोनॉमिकल एक फंडा डाल दिया कि लोगों ने वोट दिया। आप एडमिशन, एक व्यक्ति को एडमिशन कराने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। स्कूल का इनडायरेक्ट वे में स्कूल 1.5-2 लाख रुपए डोनेशन मांगता है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो? तो एडमिशन कराना गलत, अलग बात कैसे होगी? हर एक व्यक्ति का, एक कार्यकर्ता अगर भाजपा को चाहिए, कोई भी रूलिंग पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, अगर एक कार्यकर्ता अपनी गली के एडमिशन नहीं करा पा रहा तो मुझे नहीं लगता कि वो उस पार्टी में काम करना चाहिए उसे, या नहीं करना चाहिए। देखो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका एडमिशन नहीं हो रहा है या कोई ऐसा कारण है, जनरल बात कर रहे हैं हम लोग। एक जनरल बात, जी। जनरल बात एडमिशन होना चाहिए, नेचुरल बात है, यह अधिकार है उसका। भाई जी एजुकेशन हम जो कहते हैं कि ये बेसिक फैसिलिटी है, जी तो क्यों एडमिशन क्यों नहीं है? जी जी जी। अगर स्कूलों में जगह नहीं है तो क्यों नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है कि विधायकों की भी कोई नहीं सुनता है स्कूल वाला एडमिशन करने या नहीं करने। भाई उसका इस बारे में ज़्यादा मत खींचो, ये उनकी निजी बातें हैं, उससे मैं नहीं। मुझे ऐसा, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ विधायकों ने फ़ोन किए हैं और जहाँ विधायकों ने लेटर दिए हैं, लेकिन स्कूल वाले सुनने रहे। इतनी ज़्यादा चीज़ें सामने हो गई हैं, स्कूल वाले सुनते नहीं हैं। तो आप लोग कैसे एडमिशन कराएंगे? आप लोग किसी को भर्ती कैसे कराएंगे? हम जो भर्ती कराते हैं अपना बलबूते पे कराते हैं। हम डायरेक्ट ईओ से बात करते हैं, एजुकेशन ऑफिसर डायरेक्ट अपना इंप्रेशन हमारा अलग होता है। हम अपने बिहार पे ही एडमिशन, हम कभी विधायक से आज तक मैं किसी काम कराने के लिए नहीं गया। दोस्तों ये देखिए, मैंने थोड़ा सा मजाक के सरकास्टिक वे में इसे बोल दिया, लेकिन सच बात है कि एक विधायक जो होता है, एक विधानसभा की रीढ़ की हड्डी होता है।
तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं विधायक होता तो मुझे ऐसा लगता कि मेरे अंदर सारे होते, क्योंकि लोकतंत्र का प्रस्ताव ही यही है। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो उसमें आपको पता लगेगा विधायिका सर्वोपरि होती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। विधायिका मतलब असेंबलीज। तो अगर आज इस देश में ऐसा हो रहा है कि विधायकों को शायद या तो ये नहीं पता है कि उनकी पावर्स क्या है, मतलब पता तो होगा ही क्योंकि उनके पास बड़े टेक्निकल एडवाइज़र होते हैं। और अगर वो स्कूल वाले एडमिशन, बिजली, पानी और किसी का कुछ कराना, ये सब नहीं करा पा रहे तो जनता उन्हें वोट क्यों देगी? तो ये जो सिस्टम लैप्स है, एक तरह से उनका सिस्टम लैप्स, ये इसके लिए वो काम करते हैं नहीं करते? देखो, जहाँ तक आपने बात की आम आदमी पार्टी की, जी। हाँ, देखो खाने का हाथी नहीं, मैंने अभी कुछ और सवाल पूछा आपसे। उस बारे में इस पर जी, पहले पहले आप नहीं, पहले आप उसके विशेष उस बात करता हूँ। जी। हाथी कहता है खाने का और दिखाने का और होते हैं। आप कितने लोग ऐसे हैं जिनको 200 यूनिट से ऊपर खर्चा नहीं होता है? मैं उनकी बात कर ही नहीं रहा हूँ, उन्होंने तो डायरेक्ट बेनिफिट दे दिया। मैं तो विधायकों की बात कर रहा हूँ कि इनके बस की है कुछ या नहीं है? विधायक तो हमेशा हाथ उठा देते हैं कि भाई हमारे हाथ क्या करें, हम चार आदमी हैं, उसमें हमें उठा बाहर फेंक देते हैं। अगर हम बोलते हैं यानी तो कि कार्यकर्ता बेचारा अगर इलाके में काम करता है तो उसे भी विधायक को फोन करना पड़ता है अपने काम कराने के लिए, राइट? हाँ, जनरल तौर पर करना पड़ता है, लेकिन हम जितने जो हम अपने बलबूते पे काम कराते हैं। कैसे कैसे अधिकारी आपकी सुनते हैं? क्यों नहीं सुनेंगे? हम उनके पास में जाते हैं और अपनी बातें रखते हैं, और हमारा कहने का तरीका जो होता है, हम जनता की बात कहते हैं। हम विधायक ये नहीं कहते कि हम राजनीतिक आदमी हैं। जी हम कहते हैं ये जनता का काम है, जनता का काम होना चाहिए। अगर ये सही है तो होना चाहिए। जी बिल्कुल, ऑफिसर जब ही सुनेगा जब उसे लगेगा कि इसमें कुछ सैंक्टिटी है और इसमें कुछ जनता के लिए सैंक्टिटी है। जी बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ ये बात। जी तो हम अपने बलबूते पे काम कराते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं करा पाते, जैसे कि आपको बताया सीवर का काम है। और सीवर हमारे हाथ में तो है नहीं, निजी तौर में कुछ करा नहीं सकते इसके अंदर। ये सीवर ब्लॉक है, इसके क्या होगा? गाड़ी आएगी उस जल बोर्ड की और वो सफाई करेगी तभी जाके सीवर खुलेगा। वो तो हम निजी तौर पर नहीं करा सकते, वो विधायक कराएगा अपने बलबूते पे। अब विधायक नहीं करा सकते तो अगर क्षेत्र में ही नहीं है तो कराए क्या वो? देखिए, खेमचंद शर्मा जी बहुत पुराने वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता है और उनकी गली का हाल मैं अभी जाके शूट करूंगा, उसके बगल में आपको दिखाऊंगा। ये अपने सीवर के ढक्कन जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है, उसे ठीक नहीं करा पा रहे। तो आप समझिए क्या स्थिति है इस देश की। मेरे को लगता है ऐसा भी हो जाता है कि एक इन्फीरियर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी पैदा हो जाता है विधायकों में या विधायक के जो आसपास रहते हैं लोगों में, कि कहीं ये नेता ना बन जाए, कहीं इसको निगम पार्षद की टिकट न मिल जाए। ऐसा भी है ना थोड़ा, तो इसीलिए लोग सोचते हैं या केसी शर्मा जी विरोधी हैं इसलिए उनके काम नहीं होते। सीधी बात। मैंने किसी का विरोध नहीं किया आज तक। जी मैं जो काम कहता हूँ, जो बात कहता हूँ, सीधी बात करता हूँ, स्पष्ट कहता हूँ जी कि जो काम जनता का है, मेरा कोई निजी काम नहीं है कि जाके मैं किसी का विरोध करूँ। जी। जनता का काम है। आप चुनाव तो लड़ते, लेकिन हाँ, चुनाव लड़ा मैं, जी उसका कारण भी था, मैंने बताया भी उस समय कि चुनाव कारण क्या था। जी जब कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलेगा तो, और अननेसेसरी कहीं से भी किसी भी अनऑफिशियल तरीके से किसी को ले आएंगे तो जरूर चुनाव लड़, और हमारा अधिकार है, लड़ना चाहिए। और मैं एक कार्यकर्ता को नहीं कह सभी कहता हूँ, अगर आप क्षेत्र के अंदर काम करते हैं तो आपको चुनाव लड़ना भी चाहिए। क्यों नहीं लड़ते आप? जितने भी लीडर पैदा हो रहे हैं सब यमुना बिहार घोंडे से बना है। घोंडे गांव की जमीन में रहता है। हम घोंडे गांव की बसिंदे हैं। 1400 साल 1436 से हम यहाँ पर हैं। अच्छा। हाँ जी, जी ये गांव जो तो क्या था, खुद हम यहाँ के जमींदार हैं। जी जी हम लोगों को ये बाहर का है 4 आदमी, हम पे हावी हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल सच बात। देखिए, बहुत बड़ा पॉइंट इन्होंने क्या दिया, इंटरव्यू आप सुनिएगा ज़रूर। तो देखिए क्या हो रहा है कि दिल्ली में, मैं तो थोड़ी टेक्निकल बात करूंगा, दिल्ली में क्या हो रहा है कि दिल्ली की जो मेन नागरिक हैं उनका अभी मेरे ख्याल से सेंसस का पता नहीं है कि वो कौन लोग हैं। जैसे इन्होंने बताया 1436 से ये लोग काबिज़ है, ऐसे दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दिल्ली के आसपास के स्टेट से आकर दिल्ली को बसाया और जो दिल्ली के नेचुरल हैबिटेट है। तो इसमें दिल्ली सरकार को या केंद्र सरकार को ये करना चाहिए, कोई नोटिफिकेशन लाना चाहिए, कोई गजट लाना चाहिए जिसके बारे में कहना चाहिए कि दिल्ली के नागरिक कौन है और उनको फैसिलिटी कैसे दी जाएगी। आजकल क्या हो रहा है कि बाहर के एमपी, बाहर के लोग और बाहर के सारे ही आउटसाइडर आकर ये कर रहे हैं, कोई नौकरी ले रहा है, कोई राजनीति में सक्रिय है, तो उससे दिल्ली के लोग कहीं ना कहीं बेरोजगार कैसे जूझ रहे हैं और ये सत्य है, इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो यही सवाल है कि कार्यकर्ताओं की आखिरकार क्यों नहीं सुनी जाती। तो आज इनके मन की बात मैं आपसे कर रहा हूँ और एक दो सवाल इनसे पूछते हैं। तो बेसिकली ये रीज़न है कि आपको भी जूझना पड़ता है काम कराने के लिए, एडमिशन, बिजली, पानी के बिल कम कराने के लिए, और उसके बाद जब नहीं होते तो मेरे ख्याल से नेगेटिव छवि इलाके में बनती है। यही बेसिक रीज़न है, या सही है ना? देखो, जब हम कार्यक्रम जो भी काम करने जाएंगे और काम नहीं होगा तो लोगों की बात ये नेगेटिव आएगी। जी जी लेकिन हम प्रयास करते हैं कि हम अपने बलबूते वो काम करा पाएँ, जी जितना संभव हो हम करते हैं जी और पूरा कोशिश करते हैं कि हमारा काम हो जाए। जी जी लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो खाली
तंत्र के काम है और तंत्र ही उस कार्य को पूरा कर सकता है। वो संभव हमारे पास में नहीं हो पाता। कहने पे भी वो लोग कितना डिले करते हैं ये देख पा रहे हैं। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि संगठन में एक तरह से पारदर्शिता और कार्यकर्ता को रेस्पेक्ट और उसके काम होने चाहिए, तभी कार्यकर्ता किसी पार्टी से जुड़ा रह सकता है। ये एक पिन पॉइंट सी बात है। अब बैक टू मनोज तिवारी। अब मेरे को आप ये बताइए कि मनोज तिवारी आपकी बात करें, आपको चाहिए या नहीं चाहिए? सिर्फ एक आदमी से पूछूंगा मैं। मेरे निजी तौर पर कहेंगे आप, निजी तौर पे। तो मैं कहूँगा इस क्षेत्र में जो काम नहीं करता उसको आवश्यकता नहीं है। मनोज तिवारी तो कह रहे हैं मैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बनवा रहा हूँ। वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस बना देना वो एक निजी काम थोड़ा है। वो तो अपने केंद्र सरकार का काम है। जी और ठीक है, उन्होंने प्रयास किया तो ठीक है। यह प्रयास तो बहुत पहले से होता आ रहा है, जी, बहुत पहले। आज से नहीं है, लेकिन ठीक है उन्होंने कार्यकाल में हुआ है तो ये अच्छी बात है। और अच्छी बात है जनता के लिए कोई एक अच्छा स्वभाव। लेकिन क्या उसके बाद क्या फैसिलिटी हमारे यहाँ मिली है? जी क्या किसी की कोई ऐसा पार्क बना है? जी। समझे? उन्होंने ये रोड चौड़ा करवाया आपका, जो ये थे मजार और मंदिर हटवाए। मजार मस्जिद की बात तो मत छोड़िए। एक वो वो मंदिर जो था एक किनारे था, आज भी उसकी जगह वहाँ पर इतनी ऑटो की भीड़ लग गई है, वहाँ से फिर टाइप ऑटो का पार्किंग लग गया। पहले छोटा मंदिर था तो लोग कम से कम उसके सामने खड़े तो नहीं होते थे। आज जो है पार्किंग वहाँ पर ऑटो पार्किंग हो गई है। वहाँ पर इतना रास्ता सक्रिय हो गया कि इतना जाम हो गया, जाम होता है वहाँ पर भी। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? पार्टी में कोई नया एमपी चेहरा आएगा? बस आखिरी सवाल। देखो, क्षेत्र को अब नया आदमी चाहिए। वो आदमी चाहिए जो क्षेत्र के अंदर काम करे और क्षेत्र के अंदर रहे, जो जनसंपर्क में रहे, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला काम करे। ऐसा एमपी नहीं चाहिए कि जो सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही क्षेत्र के अंदर आए और एक रैली दिखा कर मतलब निकल जाए। उसके बाद में जो आम जनता से बिल्कुल मुलाकात किससे नहीं हुई। आप उनसे खुद पूछ सकते हैं, आप जाके पूछिए कि कितने बार आप दौरा किया है आपने अपने क्षेत्र के अंदर और कौन कौन से क्षेत्र में किया है। वो नाम ही गिनवा वाले उनसे कौन कौन से क्षेत्र है उनके। तो देखिए दर्शकों, ऑन ए सीरियस नोट, ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा कोई एमपी अब उत्तर पूर्वी ज़िले को चाहिए जो इलाके में काम करे। और एक मैं और इसमें बात जोड़ना चाहूँगा, जिसके पास पहुँचना बहुत एक्सेसिबल हो, यानी कि एक आम आदमी भी एमपी से मिल पाए और एक आम आदमी भी अप्रोचेबल हो, एक आम आदमी का उन तक पहुँचना, उन तक काम कराना। एक ऐसा एमपी यहाँ पर लोगों को चाहिए। अगर मनोज तिवारी इन सब चीज़ों पर जी ऐसा एमपी चाहिए जो चारों कार्यकर्ता को बीच में ना रहे, खाली एक झुंड के अंदर बैठ करके एक झुंड का नेता ना हो। वो जनमानस का नेता हो जो जनता की सुने और जिससे जनता जब चाहे अप्रोच करे। खाली ये नहीं कि मैंने नंबर दे दिया, मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, मैं कॉल बैक करूँगा। कभी किसी का ना कॉल बैक किसी का होता है, फ़ोन चला जाता है, ठीक है, उनके जितने भी उन्हें ऑफिसिएटिंग होते हैं, ठीक है जी हम बात करा देंगे, हम कह देंगे जी, ये बातें होती हैं, लेकिन उसके बाद में कोई काम होता नहीं है। जी देखिए, मैं दो चीज़ें यहाँ से कहना चाहूँगा। मेरा दो ही पॉइंट थे ये इंटरव्यू करने के। एक तो एक कार्यकर्ता की बात शीर्ष नेतृत्व को समझ में आए, दूसरा एमपी। दो ही पॉइंट थे हमारे, एक कार्यकर्ता की आवाज़ और एक एमपी कैसा हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो सीधी बात निकल के आई कि एमपी ऐसा चाहिए जो एक्सेसिबल हो, जो अप्रोचेबल हो, जिससे जनता मिल सके, जनता जाके काम करा सके। ऐसा ना हो कि उसको टाइम दिया जा रहा है कि कल आना और परसों आना, नहीं अभी एमपी साहब यहाँ नहीं है, तो वो एमपी मेरे ख्याल से इलाके के लिए नहीं हो सकता। दूसरी बात, कार्यकर्ता की जो बात है, कार्यकर्ता को वैल्यू चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, उसके काम होने चाहिए। और अगर कार्यकर्ता को भी दर दर भटकना पड़ रहा है तो यानी डैट मीन्स कि उसके विधायक में दम नहीं है, उसके एमपी में दम नहीं है। और तीसरी बात मैं कहूँगा कि भय के बिना प्रीत नहीं होती। तो ये पॉलिटिकल जो लोगों को इनको समझना चाहिए, भय के बिना प्रीत नहीं होती। अगर आपको भी एडमिशन कराने के लिए डर भटकना पड़ रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं होती, क्योंकि आपके जुरिडिक्शन में सारी चीज़ें। नमस्कार, भारत न्यूज़।